interactive question sheets, quizzes with automatic result, test with timer, इन सब चीजों की हेल्प से अपनी पढ़ाई को और भी आसान बनाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट जीत फाउंडेशन प्लेनेट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे हों और हमेशा अच्छे रहें, स्माइल करते रहें। ये हमारा क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का 6th लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था किसी चार्ज के आसपास एक ऐसी एरिया जिसमें जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगने लगता है, तो उसी एरिया को हम क्या कहते हैं, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज रख दें तो उस 1 कूलम के चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में लास्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, एक एक्सियल पॉइंट पे, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे और तीसरा एट जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से हम 3 पॉइंट पे पढ़ेंगे, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एट जनरल पॉइंट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। और इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा एट एक्सियल पॉइंट। मान लेते हैं हमारा एक डाइपोल है, यहाँ पे एक डाइपोल है, ये है हमारा माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज। इसको जो मिलाने वाली एक्सिस है, इस पर जब हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। इस पर अगर हम इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लें तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट। मान लेते हैं ये जो चार्जेस हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है 2d। चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 2d। यहां पर इसके हाफ मिड पॉइंट से हम यहां पे एक पॉइंट एज्यूम कर ले रहे हैं, यहां पे मान लेते हैं ये P पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस जो है यहां से हाफ डाइपोल से, यहां से इसके डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो अगर हम इस पॉइंट की प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस निकालें तो क्या होगी, देखते हैं। ये हमारा पूरा प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2d। तो ये जो यहां से केवल सेंटर से प्लस क्यू की हम डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस आप कह सकते हैं केवल क्या है, d, हाफ डिस्टेंस। और इधर भी ये डिस्टेंस क्या है, d। अब हमें क्या निकालना है, प्लस क्यू से इस p पॉइंट की डिस्टेंस। ये पूरी डिस्टेंस x है, अगर हम इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये क्या, ये वाली डिस्टेंस बचेगी। तो हम x में से अगर d माइनस कर दें तो ये बचेगा x माइनस d। तो p पॉइंट की प्लस क्यू से डिस्टेंस हो गई x माइनस d। अब अगर हम यहां माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये x है, और अगर x में हम ये d और ऐड कर दें तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी p की माइनस क्यू से। तो p की जो माइनस क्यू से डिस्टेंस होगी, यहां से ये डिस्टेंस क्या होगी, x प्लस d। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इनके चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2d। तो हाफ डिस्टेंस क्या होगी, इधर d और इधर d। हमने यहाँ पे एक पॉइंट P एज्यूम किया जिसकी डिस्टेंस सेंटर से है x। तो जो प्लस क्यू से डिस्टेंस होगी वो होगी x माइनस d, और माइनस क्यू से जो डिस्टेंस होगी वो होगी x प्लस d। अब हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अगर हम प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर देखें, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके,
और अगर हम माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे देखें तो ये क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, चार्ज की तरफ, प्लस चार्ज से आउटवर्ड, माइनस चार्ज से इनवर्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस चार्ज की वजह से ये होगी ई माइनस क्यू। अब अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे चाहिए तो हम क्या करें, इन दोनों का ऐड कर दें, इन दोनों का वेक्टर सम ले लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर हम इसका वेक्टर सम ले लेंगे तो इस पॉइंट की क्या निकल जाएगी, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। अगर हम ई प्लस क्यू की वैल्यू देखें तो हमने ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों क्या है, पॉइंट चार्ज। तो अगर हम ई प्लस क्यू की वैल्यू देखें तो क्या होगी, ई प्लस क्यू। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स माइनस डी। तो ये क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। ये हो गई हमारी ई प्लस क्यू की वैल्यू, यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन एक्स माइनस डी का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम ई माइनस क्यू निकालें तो ई माइनस क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है वो पी पॉइंट से क्या है, एक्स प्लस डी। तो ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब अगर हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो क्या करें, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई इक्वल टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ओके, अब हमने प्लस क्यू से माइनस क्यू, यहां से ई प्लस क्यू से ई माइनस क्यू हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो यानी जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे हैं वो इधर की तरफ ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसे ज्यादा माना है, इसे ग्रेटर माना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन एक्स माइनस डी का स्क्वायर माइनस वन अपॉन माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम अगर यहां से के क्यू दोनों में है कॉमन ले लें, के क्यू कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स माइनस डी का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले देखते हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नेट एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस डी का स्क्वायर और एक्स प्लस डी का स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, एक्स प्लस डी का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम के लिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब एक्स माइनस डी से के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो ये ऊपर आ जाएगी, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस डी वाला कट जाएगा पार्ट, एक्स माइनस डी वाला बचेगा जो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, ऊपर ओपन करते हैं, और यहाँ पे अगर देखें तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, के क्यू ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2xd अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। डी स्क्वायर ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली क्या मिला, के क्यू और 2xd प्लस 2xd टोटल क्या हो जाएगा, 4xd। के क्यू इंटू 4xd अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारी किसी भी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू डाइपोल। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था। डाइपोल मोमेंट में मैंने बताया था आपको जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू मल्टीप्लाई बाई 2d। अगर हम चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही वैल्यू हमारी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जैसे पी की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये होगी हमारी पी की डायरेक्शन। अब इसे अगर हम पी के टर्म में लिखना चाहें तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे
4 को हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे Q है तो Q इस तरह से लिखने से ये K अलग कर देते हैं और Q इंटू 2D को साथ में लेते हैं, Q इंटू 2D को साथ में लेते हैं तो क्या बचेगा 2x, यहाँ पे 2x और बचेगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है तो इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा रख कर दे रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, K और Q इंटू 2D को हमने क्या लिख दिया P, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है मल्टीप्लाई बाई 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही थी इधर की तरफ आ रही थी और यहाँ पे जो P की डायरेक्शन वो भी इधर ही है, तो हम कह सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है एक्सियल पॉइंट पे और जो P की डायरेक्शन दोनों क्या है सेम है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और P दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया P लिख दिया। अब जो ये x की वैल्यू होती है, मतलब जो हम पॉइंट लेते हैं वो क्या होता है इस हाफ डिस्टेंस से बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि जो x की वैल्यू होती है वो d के कंपेरिजन में बहुत बड़ी होती है। जैसे हम कहें जो 4 है वो 0.1 से क्या है बड़ा है, काफी बड़ा है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01। तो जब दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है उसका स्क्वायर करने पर वो डिफरेंस और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो x क्योंकि जो x है वो d से काफी बड़ा है तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो भी डी स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में नेग्लेजिबल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा के पी इंटू 2x अपॉन इस डी स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स पावर 4। अब एक एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स पावर 4 है, तो अगर हम इसे कैंसिल करें तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स पावर 3। हम इसे लिख सकते हैं के पी और यहाँ पे क्या बचा है 2, तो 2 के पी अपॉन एक्स पावर 3। आपको ध्यान देना है कि ये हमारी क्या है मेन वैल्यू है, ये क्या है हमारी मेन वैल्यू है और ये वैल्यू तब है जब हमने डी को क्या किया है एक्स के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया है, यानी जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे आ रही है वो है 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये दो फार्मूले याद रखने हैं आपको। ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है इक्वल टू के पी इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब हमने डी के एक्स के कंपेरिजन में डी को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमें वैल्यू क्या मिल रही इक्वल टू 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब। आई होप कि आपको एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू समझ में आ गई होगी डायपोल की वजह से। हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं जगह जगह पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम लिखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मैंने आपको इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में बताया था कि जब हम डायपोल की जो एक्सिस होती है उस पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस पर हम जब कोई पॉइंट लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मान लेते हैं हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2d, इनके बीच की डिस्टेंस है 2d। और इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अब इस बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम जो भी पॉइंट लेते हैं उसे क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट एज्यूम कर ले रहे हैं पॉइंट P। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है और इसकी जो डिस्टेंस है मान लेते हैं यहाँ सेंटर पे है x, डायपोल के सेंटर से हमने इसकी डिस्टेंस x मान ली है। तो जो हाफ डिस्टेंस है ये
क्या होगी डी, और ये भी होगी डी। अगर हम इस पी पॉइंट की माइनस क्यू से डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या होगी, इसको मिला देते हैं। अगर आप देखें तो ये क्या बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को ए मान लें, इसको बी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, तो पी ही इसको ओ मान लेते हैं, तो ए पी ओ, ये क्या बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हमें एपी निकालना है, ये एपी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह जो हमारी ये डिस्टेंस होगी पीबी, ये भी क्या हो जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, चार्ज की तरफ, मतलब कि इधर की तरफ होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इसी तरह अगर हम प्लस चार्ज की वजह से निकालें, तो प्लस चार्ज से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगी इधर की तरफ, ई प्लस क्यू। यहाँ पर हम एक ए बी की पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। मान लेते हैं ये एंगल हमारा है थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा, और ये भी एंगल होगा थीटा। अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 2 थीटा। तो वेक्टर सम से हम निकाल सकते हैं, या फिर इसे क्या करें, रिजॉल्व कर दें, इसे हम वेक्टर को क्या करें, रिजॉल्व कर दें। तो ई माइनस क्यू का इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसी तरह ई प्लस क्यू का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ई माइनस क्यू का जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, और ई प्लस क्यू का भी दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। बेसिकली हमने ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू को रिजॉल्व कर दिया, इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, ई माइनस क्यू कॉस थीटा यहाँ पे और ई माइनस क्यू साइन थीटा यहाँ पे, और इसी तरह ई प्लस क्यू कॉस थीटा यहाँ पे, ई प्लस क्यू साइन थीटा यहाँ पे। ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सबसे पहले हम ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रखी है, क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, ई प्लस क्यू इक्वल टू, प्लस क्यू यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो क्या होगा, के क्यू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर ई माइनस क्यू निकालें हम, ये भी क्या होगा, के क्यू अपॉन, इसकी भी डिस्टेंस क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारी ई प्लस क्यू की वैल्यू, ई माइनस क्यू की वैल्यू। तो इसे हम ये लिख सकते हैं, ई प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन, यहां से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी तरह यहां पे भी जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ई माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो जो ई नेट की वैल्यू होगी इक्वल टू ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अगर आप दोनों वैल्यूज देखें, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों क्या है, बराबर है, तो ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा भी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट है और इनकी वैल्यू भी सेम है, इसलिए आपस में ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इधर की तरफ मिलेगी, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब यहां से सबसे पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में बेस की वैल्यू क्या है, डी,
और हाइपोटेनस क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू डी अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को पुट करें तो ये क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हमने ई माइनस क्यू की वैल्यू रख दी, ई के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, डी अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ये ई माइनस क्यू की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू ये होगी। अब प्लस ई प्लस क्यू की वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और कॉस थीटा मल्टीप्लाई डी अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों क्या है, सेम है। ये जो वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस रूट को हम हटा करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं पावर 1/2, पावर 1/2, क्योंकि रूट और पावर 1/2 का सेम मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं, k इंटू क्यू इंटू 2d। आप देखें तो सारी वैल्यू सेम है, 2 यहाँ पे आ गया, d k और q, k और q, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी पावर क्या है 1 और यहाँ पे पावर क्या है 1/2। दोनों सेम वैल्यू है तो इनकी पावर भी आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 1 प्लस 1/2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये q इंटू 2d ये क्या होता है p, q इंटू 2d ये क्या वैल्यू होती है, डायपोल मोमेंट p। अब यहां से अगर हम डायपोल मोमेंट देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, मतलब इधर की तरफ होगी हमारी डायपोल मोमेंट। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इधर की तरफ आ रही है। नेट ई की वैल्यू इधर है और पी की वैल्यू इधर है, दोनों एक दूसरे की क्या है, डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है। तो यहां पे हम q इंटू 2d को माइनस पी लिखेंगे, क्योंकि p और e दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे k इंटू माइनस पी लिखते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपॉन 1 प्लस 1/2 पावर क्या हो जाएगी 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसे हम रफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा। आप इसे पॉज करके नोट कर लें वीडियो को। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, ये आगे वैल्यू k माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है ये d के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है, तो हम d स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस d को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, k माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाए, माइनस के पी अपॉन एक्स पावर 3। तो ये आ गई हमारी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के पी अपॉन एक्स क्यूब। आई होप कि अब आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज हम ध्यान से देखते हैं कि जैसे हमने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी, वहां पे क्या वैल्यू आई थी 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। तो अगर हम ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल के बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो क्या होगा, देखें हमने एक्सियल पॉइंट पे निकाली थी, ई एक्सियल क्या था हमारा 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, और हमारा ई इक्वेटोरियल क्या है
हमने ई एक्सीएल की वैल्यू क्या निकाली थी, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, और हमारी ई इक्वेटोरियल क्या है, ये है माइनस kp अपॉन एक्स क्यूब। तो ये दो वैल्यूज थी हमारे पास, हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से। तो यहां से kp और यहां से kp क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब इससे एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, ई एक्सीएल अपॉन ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 अपॉन -1। अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से हमें मिल जाएगा ई एक्सीएल इक्वल टू -2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो इक्वेटोरियल पॉइंट से 2 टाइम्स ज्यादा होती है, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक्सियल और इक्वेटोरियल की क्या होती है, अपोजिट। जैसे हमने एक्सियल पॉइंट पे निकाला था वो इधर की तरफ आई थी, और इक्वेटोरियल पे यहाँ पे इधर आ रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो पी के डायरेक्शन में थी, दोनों सेम डायरेक्शन में थी। बट यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है तो इक्वेटोरियल और पी की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप यहां से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। किसी एक जनरल पॉइंट पे हम कंसीडर करके देखेंगे, किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर उस फार्मूलों की याद रखेंगे तो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पे निकाल सकते हैं, और उसके अलावा भी किसी भी और पॉइंट पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। एट जनरल पॉइंट, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। ये बोर्ड का सिलेबस में नहीं है, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट आपको इसे जानना चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे -q चार्ज है और यहाँ पे है +q चार्ज, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं कुछ p है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमने डाइपोल मोमेंट p मान ली है, जिसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक जनरल पॉइंट हम एज्यूम कर रहे हैं जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P पॉइंट है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये हमारी डाइपोल की एक्सिस हो गई, और इसके सेंटर से, यहाँ सेंटर से, ये मान लेते हैं सेंटर है, इसके सेंटर से इसकी जो जनरल पॉइंट की डिस्टेंस है ये हम कुछ x मान लेते हैं। सेंटर से जो जनरल पॉइंट की डिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली, x मान ली है। अब यहाँ पे अगर हमें इस डाइपोल की वजह से इस जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इस डाइपोल को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में रिजॉल्व कर देते हैं इसके डाइपोल मोमेंट को। मान लेते हैं जो डाइपोल है वो ये दो डाइपोल से मिलकर बना हुआ है, इसके बीच के एंगल यहाँ पे थीटा है। तो अगर हम इस डाइपोल मोमेंट को, क्योंकि इसके अलोंग डाइपोल मोमेंट P है, तो अगर इस डाइपोल मोमेंट को हम रिजॉल्व करें तो डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ क्या आ जाएगा, P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा आएगा P sin थीटा। इस डाइपोल मोमेंट को हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल मोमेंट P है ये दो डाइपोल से मिलकर बना है, एक है P cos थीटा जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, और दूसरा है P sin थीटा। ओके, अब अगर इस पॉइंट को हम इस डाइपोल के हिसाब से देखें तो ये पॉइंट इस डाइपोल के क्या है, एक्सियल पॉइंट पे, इसकी डायरेक्शन में है। और अगर इस डाइपोल के हिसाब से देखें, ये हमारा जो दूसरा डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा के हिसाब से इस पॉइंट को समझे तो ये क्या है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वजह से जो एक्सियल पर होगी और इसकी वजह से जो इक्वेटोरियल पर होगी दोनों की सम होगी। तो यहाँ पे अगर हम P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकाले तो एक्सियल पॉइंट पे क्या होती है, आउटवर्ड, और P के डायरेक्शन में मान लेते हैं हमारी ये होगी E1। इस P cos थीटा की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1। जैसे हमने, ये हमारा एक्सियल पॉइंट पे था -q और ये +q था, तो यहाँ पे अगर हम एक्सियल पॉइंट पे निकालते थे P पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट हमारी इधर आ रही थी, और जिसकी वैल्यू थी kp/2 kp/x क्यूब। तो
अगर इसी को आप थोड़ा सा टिल्ड कर दें, थोड़ा सा टिल्ड करके आप समझे, तो ये हमारी डाइपोल मोमेंट EP होगी, हमारी डाइपोल मोमेंट थी, तो ये हमारी डाइपोल मोमेंट P होगी, P की जगह क्या हो गया P cos थीटा, और ये हमारे पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे आ गया है, तो E क्या होगी ऊपर की तरफ, यहाँ पे P1 इस डायरेक्शन में। इसी तरह ये हमारा था इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मान लेते हैं ये P है, यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की आ रही थी। अब अगर आप इसे यहाँ पे टिल्ड करके समझे, तो ये P की जगह P sin थीटा हो गया, इससे थोड़ा सा टिल्ड करते हैं, ये चीज कहाँ पे आ गई यहाँ पे, तो ये होगा यहाँ पे आएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पे मान लेते हैं हमारी E2 आ गई। इसे आप थोड़ा सा टिल्ड करके समझे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, तो ये हो गई हमारी E1 जो P cos थीटा की वजह से है, और P sin थीटा की वजह से हमारी क्या होगी E2। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो E1 और E2 का क्या होगा वेक्टर सम। तो पहले हम E1 और E2 की वैल्यू समझ लेते हैं। यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे 2kp अपॉन x क्यूब थी, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे केवल हमें P की जगह पे क्या हो गया P cos थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2kp cos थीटा अपॉन x क्यूब, ये हमारी E1 की वैल्यू होगी। P की वजह से वैल्यू थी 2kp अपॉन x क्यूब, तो P cos थीटा की वजह से क्या होगी 2kp cos थीटा अपॉन x क्यूब, केवल P की जगह पे क्या आ गया P cos थीटा। अब इसी तरह इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमारी थी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल जो थी वो थी kp अपॉन x क्यूब, यहाँ पे हम माइनस नहीं लिख रहे हैं, माइनस केवल क्या बताता है डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसलिए डायरेक्शन ऑलरेडी बना चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कंसीडर नहीं किया, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हेलो, तो P की वजह से क्या वैल्यू थी kp अपॉन x क्यूब, तो P sin थीटा की वजह से जो वैल्यू आ जाएगी, यानी E2 की हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी kp sin थीटा अपॉन x क्यूब। सिंपली P की जगह क्या आ गया P sin थीटा। अब E की वैल्यू नेट निकालनी है, तो E1 और E2 का क्या हो गया वेक्टर सम। अब दोनों क्योंकि 90 डिग्री पर है, यहाँ पे ये दोनों अगर 90 डिग्री पर है तो ये भी दोनों क्या होंगे 90 डिग्री पर, तो इसलिए इनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा E इक्वल टू रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 2kp cos थीटा अपॉन x क्यूब का स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन x क्यूब का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो kp अपॉन एक्स क्यूब और kp अपॉन एक्स क्यूब क्या है दोनों में है, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी रूट kp अपॉन एक्स क्यूब इसका स्क्वायर, और अंदर हमें क्या बचेगा यहाँ पे 2 cos थीटा बच रहा है, जिसका स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा बच रहा है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब kp अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर है, तो रूट जब रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो kp अपॉन एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, kp अपॉन एक्स क्यूब, इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है kp अपॉन एक्स क्यूब, और ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो हमारी ये आगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अब चाहे तो आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम चाहे लिख सकते हैं इस तरह से 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आगे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एट जनरल पॉइंट, और इसकी वैल्यू क्या आएगी कुछ इधर की डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पे इन दोनों के कहीं बीच में कहीं आएगी। अभी हम इसका एंगल भी निकालेंगे, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल टू kp अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब इसका एंगल निकालते हैं, अब इसे पॉज करके नोट कर लें।
तो ये आ गई हमारी किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अब हम निकालते हैं कि ये किस एंगल पर होगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, इसके मिड में कहीं पे आएगी। हम निकालते हैं इसका एंगल निकालते हैं। मान लेते हैं इसका E1 से जो एंगल है वो है अल्फा, E1 से इसका जो एंगल है वो है अल्फा। अब हमें इस एंगल को निकालना है कि ये अल्फा एंगल क्या होगा। तो निकालते हैं। हम लोगों ने E1 की वैल्यू क्या निकाली थी, E1 हमारा 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब, और जो E2 की वैल्यू थी वो थी kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब। ओके, तो यहां पे हम देख लेते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को समझें, जैसे मान लेते हैं हमारा ये है E1 और ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहां पर है E2, ये हमारा E2 को अगर हम ऊपर लेके जाए यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, E2। यहाँ पर E2 है, हमने इसे आगे ट्रांसफर कर दिया। ओके, ये एंगल है हमारा अल्फा, ये होगा 90 डिग्री। तो अगर हम tan अल्फा निकालें तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये क्या होगा, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस, तो tan अल्फा की वैल्यू दिस अपॉन दिस। तो यहां से tan अल्फा जो आ जाएगा वो आ जाएगा E2 अपॉन E1। तो यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या है, kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब, और E1 की वैल्यू 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब। जैसे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होगा, kp से kp कैंसिल होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं जो tan अल्फा की वैल्यू है वो है sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा अपॉन e। तो हम कह सकते हैं यहां से जो tan अल्फा आ रहा है वो क्या आ रहा है, tan थीटा बाई 2। तो ये आगे हमारी किसी भी जनरल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, उसके बाद आगे वीडियो को चालू करें। अब यहां से अगर हमें किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल गई, तो हम इससे किसी भी पॉइंट पर, चाहे एक्सियल पे निकालना हो चाहे इक्वेटोरियल पे, दोनों ही जगहों पर इस एक फार्मूले से निकाल सकते हैं। किस तरह से देखते हैं। तो हमारी जो पहले ई की वैल्यू है वो लिख देते हैं। यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, kp अपॉन एक्स क्यूब रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा। इसे रख कर देते हैं। तो ये हो गया, हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, और ये हो गया उसकी डायरेक्शन। ओके, यहां से अगर हमें एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सियल पॉइंट कहां पर होता है, इस एक्सिस पर आगे कहीं, मान लेते हैं यहाँ पे एक्सिस होता है। तो अगर इस पॉइंट को हमें यहाँ पे लाना है, तो इस पूरी लाइन को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाना पड़ेगा। तो जब इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाएंगे, तो ये एंगल हमारा थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सियल के लिए, थीटा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री एक्सियल के लिए। जब इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आएंगे हॉरिजॉन्टल पे, ये लाइन पूरी इसके ऊपर आ जाएगी, और ये थीटा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखें, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, kp अपॉन एक्स क्यूब 1+3 cos स्क्वायर 0। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1+3 क्या होगा 4, और रूट 4 की वैल्यू 2। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो इस तरह से जनरल फॉर्मूले से हम एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखें, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें, तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहां पे होगा, इस एक्सिस पर, परपेंडिकुलर एक्सिस पर, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस पर। अब जब इसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लाएंगे, तो ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी kp अपॉन एक्स क्यूब रूट 1+3 cos स्क्वायर 90। cos 90 क्या होता है 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। ये क्या बचेगा kp अपॉन एक्स क्यूब। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल फॉर्मूले से हमने किस तरह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे वैल्यू निकाली है। तो इस तरह से हम किसी भी डाइपोल की वजह से एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और जनरल पॉइंट पर। अगर हम एक्सियल पॉइंट पे बात करें, तो एक्सियल पॉइंट पर
एट एक्सियल पॉइंट, और जो वैल्यू थी वो क्या थी 2kp/x³। आपको ध्यान रखना है ये क्या वैल्यू थी, ये अप्रॉक्स वैल्यू थी जब हमने d को x के बेसिस में बहुत स्मॉल माना था। ओके, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एट इक्वेटोरियल पॉइंट जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी -kp/x³। यहाँ पे केवल माइनस क्या था, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब कि एक्सियल पॉइंट पे जो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो दोनों क्या होगी, सेम डायरेक्शन में। बट इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो p की और e की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट। और जनरल पॉइंट पर, एट जनरल पॉइंट जो e की वैल्यू थी वो क्या थी kp/x³√1+3 cos स्क्वायर थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन थी tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2। ये थी हमारी जनरल पॉइंट पे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।